गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर से टॉपिक कवर करा रहा हूं जिसका नाम है जीएसटी अपील्स एंड रिवीजन। पूरा डिटेल वीडियो रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपका प्रीशियस टाइम हम यहां पर सेव करेंगे। सारे प्रोविजन भी कवर कर लेंगे और कम से कम समय में कवर करेंगे, और ये सारा पॉसिबल हो पाएगा ये इस कॉम्पैक्ट नोट्स की वजह से, जिसे आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद 20 मिनट्स के अंदर, मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर सारे प्रोविजन रीड कर पाएंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो यहाँ के सारे प्रोविजन क्या हो जाएंगे, उससे कवर हो जाएंगे। ओके, तो आप पहले ये वीडियो लेक्चर पूरा देख लीजिए, सारे प्रोविजन आपको समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद में एक रीड कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया और 20 मिनट लगने हैं इन नोट्स को रीड करने में। ओके, तो सब कुछ कवर भी है और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से क्या करा है, कवर करा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप पढ़ पा रहे हैं नो अपील नो रिवीजन ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर सेक्शन 121। इसका मतलब यहां पर यह है जीएसटी के अंदर कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिन ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील नहीं कर सकते। और खास ही खास बात वहां पर यह भी है कि सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने उन ऑर्डर को पास करा, हायर अथॉरिटी उन ऑर्डर को क्या नहीं कर सकती, रिवाइज नहीं कर सकती, बदल भी नहीं सकती। ओके, तो हम भी अपील नहीं कर सकते और वो भी उन ऑर्डर को बदल नहीं सकते। अब वो कौन से ऑर्डर हैं, आइए वो मैं आपको बताता हूं। तो आप पढ़ पा रहे हैं ऑर्डर अंडर सेक्शन 80। इसका मतलब है मेरी जीएसटी में कोई ड्यूज थे, मैंने कमिश्नर को क्या करी, एप्लीकेशन करी, और एप्लीकेशन करके का ये जो ड्यूज है इसका पेमेंट करने के लिए मुझे एक्सटेंशन ऑफ क्या दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, या फिर इन ड्यूज को पेमेंट करने के लिए आप मेरे को इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बना दो। मान लीजिए मैंने तो एप्लीकेशन ही करी थी, रिक्वेस्ट थी, और उन्होंने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट मैं क्या नहीं कर सकता, अपील भी नहीं कर सकता। और विशेष बात यह है कि जिस लोअर अथॉरिटी ने ये ऑर्डर पास करा उसकी हायर अथॉरिटी इस ऑर्डर को क्या नहीं कर सकती, बदल भी नहीं सकती। ओके, चलिए इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑर्डर पास हुआ, जीएसटी लॉ की किसी भी सेक्शन के अंदर मेरी प्रोसीडिंग चल रही थी, और उस चलती हुई प्रोसीडिंग में एक ऑफिसर से उठा के उस प्रोसीडिंग को दूसरे ऑफिसर के पास में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये ऑर्डर भी ऐसा है, ना तो मैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता और ना ही हायर अथॉरिटी इस ऑर्डर को क्या कर सकती, रिवाइज कर सकती, वो भी इसको बदल नहीं सकती। ओके, चलिए, सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट, सेक्शन 67 सबसेक्शन 2। एक ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं असेसी हूं, और मेरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, मेरे जो रजिस्टर थे और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको सीज करने का और उनको रिटेंशन करने का, अपनी कस्टडी में लेने का ऑर्डर क्या हुआ, पास हुआ अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में ऐसा ऑर्डर पास हुआ। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट मैं अपील भी नहीं कर सकता और हायर अथॉरिटी भी इस ऑर्डर को बदल नहीं सकती, रिवाइज नहीं कर सकती। ओके, और लास्ट ऑर्डर है सैंक्शनिंग, क्या है, प्रोसिक्यूशन है। ओके, अब एसएससी में हूं, मेरे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए सैंक्शन करने का ऑर्डर क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, सैंक्शन ऑर्डर क्या हो गया, पास हो गया, किस चीज का, प्रोसिक्यूशन का। तो अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कहीं अपील भी नहीं कर सकता, और खास बात है हायर अथॉरिटी भी इस ऑर्डर को बदल नहीं सकती और रिवाइज नहीं कर सकती। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 121 था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट होंगे, एक होगा अपील्स का और एक होगा रिवीजन का। रिवीजन के लिए एक ही सेक्शन होता है, सेक्शन 108। तो उस वाले सेक्शन को हम पहले कवर कर लेते हैं और इसके बाद में हम अपील कर लेंगे। अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आप पढ़ पा रहे हैं रिवीजन अंडर सेक्शन 108। इसका मतलब रिवीजन सेक्शन 108 के प्रोविजन से होता है। ओके, या रिवीजन के प्रोविजन सेक्शन 108 के अंदर दिए हुए हैं। ऑर्डर पास्ड बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर क्या करे हैं, पास करे हैं, उस ऑर्डर को हायर अथॉरिटी क्या कर सकेगी, रिवाइज कर सकेगी। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर क्या करे, पास करे, हायर अथॉरिटी उस ऑर्डर को रिवाइज करने की क्या रखती है, पावर रखती है। अब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कौन होती है और कौन उसकी हायर अथॉरिटी है, ये भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पढ़िए, ऑर्डर पास्ड बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी और रिवीजनल अथॉरिटी कौन होगी। तो अगर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है या सुपरिंटेंडेंट है, ठीक है, तो इन्होंने जो भी ऑर्डर पास करे तो इन ऑर्डर को रिवाइज करने की पावर कौन रखता है, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर रखता है। और अगर ऑर्डर पास करा है एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर ने, तो ऐसे ऑर्डर को बदलने की पावर इनकी हायर अथॉरिटी रखती है, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर। वो इनके ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब हर ऑर्डर भी रिवाइज नहीं होता, ये उन्हीं ऑर्डर को, हायर अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं ऑर्डर को रिवाइज करती है जो ऑर्डर कौन से हो,
प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे लोअर अथॉरिटी ने मुझ असेसी को एक्सेस रिफंड क्या कर दिया, दे दिया। ऐसा हायर अथॉरिटी को लग रहा है कि ज्यादा रिफंड क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। ओके, या फिर क्या लगाई गई है, कम पेनल्टी लगाई गई है, या फिर मेरे पे क्या लगाई गई है, कम डिमांड का ऑर्डर क्या करा, पास करा। ऐसा हायर अथॉरिटी को लग रहा है कि उसकी लोअर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास करा असेसी का, उसको ज्यादा रिफंड दे दिया, उसके ऊपर कम पेनल्टी लगाई, या उसके ऊपर कम डिमांड का ऑर्डर क्या करा है, पास करा है। तो हो गया ना प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। प्लस इससे कुछ नहीं होगा, प्लस क्या हो, वो ऑर्डर एरोनियस भी होना चाहिए, तभी हायर अथॉरिटी उस ऑर्डर को क्या कर सकेगी, रिवाइज कर सकेगी। अब एरोनियस होने का मतलब क्या हो गया, जैसे वो ऑर्डर ही क्या था, इलीगल था, मतलब लॉ के प्रोविजन से था ही नहीं, इम्प्रॉपर था। ओके, मटेरियल फैक्ट को लोअर अथॉरिटी ने कंसिडर ही नहीं करा। मटेरियल फैक्ट को ऑर्डर पास करते समय उसने उनको क्या नहीं करा, कंसिडर ही नहीं करा, या फिर वो ऑर्डर जो पास करा लोअर अथॉरिटी ने वो C&AG की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग्स में ही नहीं था, तो इस ऑर्डर को क्या मान लिया जाएगा, एरोनियस मान लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, इलीगल हुआ, लॉ के प्रोविजन से नहीं था, इम्प्रॉपर था, मटेरियल फैक्ट को लोअर अथॉरिटी ने कंसिडर ही नहीं करा ऑर्डर पास करते समय, और C&AG की जो ऑब्जर्वेशन थी उन ऑब्जर्वेशन को भी क्या नहीं करा, कंसिडर नहीं करा ऑर्डर पास करते समय, और ऑर्डर क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, और ऐसा ऑर्डर पास करा जो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ। तो अब हायर अथॉरिटी उसका रिवीजन कर सकेगी। कैसे कर सकेगी, खुद ओन मोशन भी कर सकेगी, ओन मोशन भी रिवीजन कर सकेगी, या फिर स्टेट का कमिश्नर, ठीक है, CGST ऑफिसर के लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा, तो अब SGST का क्या करेगा, रिक्वेस्ट कर सकेगा CGST के ऑफिसर को कि आपके लोअर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर क्या करा है, पास करा है, आप उस ऑर्डर को क्या कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एज पर सेक्शन 6 क्या होता है, क्रॉस एम्पावरमेंट होता है, मतलब जिस एक्ट के ऑफिसर ने ऑर्डर क्या करा है, पास करा है, अब उस ऑर्डर का अगर रिवीजन भी होना है, अपील भी होना है, रेक्टिफिकेशन भी होना है, तो वो उसी एक्ट के ऑफिसर द्वारा होगा, वो SGST वाला द्वारा नहीं होगा। दूसरे एक्ट का ऑफिसर उसको रिवाइज नहीं कर सकता, अपील में नहीं ले सकता, उसका रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता, वो उसी एक्ट के ऑफिसर द्वारा होगा जिस एक्ट के ऑफिसर ने ओरिजिनल ऑर्डर क्या करा था, पास करा था। तो SGST का कमिश्नर भी रिक्वेस्ट कर सकता है, और खुद CGST भी ऑन मोशन क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने के लिए क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑन रिकॉर्ड होगा। ठीक है, पहले फाइंड आउट भी तो करना पड़ेगा कि भाई ऑर्डर एरोनियस भी है या नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, जो रिविजनल अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी होगी, वो रिकॉर्ड्स का क्या करेगी, एग्जामिनेशन करेगी। कौन से रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब जब लोअर अथॉरिटी ने ओरिजिनल ऑर्डर पास करा था, हो सकता है कि उस समय वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, और आज जब हायर अथॉरिटी क्या कर रही है, एग्जामिनेशन कर रही है, तो वो रिकॉर्ड्स क्या हो गए, अवेलेबल हो गए। जैसे मान लीजिए बाद में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया, जब लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा था तब कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं था, लेकिन जब रिविजनल अथॉरिटी क्या कर रही है, रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन कर रही है, तो उस समय क्या हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया, या फिर मान लीजिए कोर्ट का क्या आ गया, जजमेंट आ गया। तो आज जब रिविजनल अथॉरिटी क्या कर रही है, रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन कर रही है, तो एग्जामिनेशन करते वक्त जो जो रिकॉर्ड्स क्या है, अवेलेबल है, उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे वो फाइंड आउट करेंगे कि जो लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा था वो एरोनियस भी था या नहीं था। इवन वो रिकॉर्ड उस समय अवेलेबल नहीं थे जब लोअर अथॉरिटी ने क्या करा, ऑर्डर पास करा। बहुत ही खास बात मैंने आपको यहां पर बता दी है, और सब कुछ मैंने यहां पर रेडीमेड भी लिखी है कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया, बाद में कोर्ट का क्या आ गया, जजमेंट आ गया, वो रिकॉर्ड्स भी कंसीडर कर लेंगे, इवन वो अवेलेबल नहीं थे एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर बाय क्या, लोअर अथॉरिटी, तो उन रिकॉर्ड्स को भी कंसीडर कर लिया जाएगा। और फिर अगर फाइंड आउट होता है कि वो ऑर्डर एरोनियस है और प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो रिविजनल अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी के पास किए गए ऑर्डर को अब क्या करेगी, रिवाइज करेगी। लेकिन रिवाइज करने से पहले लोअर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास करा है उस पर क्या लगा देगा, उसके ऑपरेशन पे स्टे लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए रिफंड पे क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया कि जब तक ऑर्डर रिवाइज नहीं हो जाता आपको क्या नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, रिविजनली अथॉरिटी अब क्या करेगी, रिवीजन करेगी, और रिवीजन कैसा करेगी, अब वो आपकी लायबिलिटी को बढ़ाएगी।
रिविजनल अथॉरिटी रिवीजन में ऐसा ऑर्डर पास करती है जो अब असेसी के इंटरेस्ट के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। मतलब या फिर तो हमारा रिफंड कम कर दिया जाएगा, हमारी डिमांड बढ़ा दी जाएगी, या हमारी पेनल्टी को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो हमेशा 108 के अंदर रिविजनरी ऑर्डर जो पास होता है वो हमेशा प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या होता है, असेसी होता है, और डिपार्टमेंट के फेवर में क्या होता है, पास होता है। जैसे लायबिलिटी को बढ़ा दिया गया, रिफंड को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, रिफंड ही क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। मतलब डिपार्टमेंट के फेवर का ऑर्डर यहां पर क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। अब विशेष बात है, कोई रिवीजन नहीं होगा। लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया, तो भी रिविजनल अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी रिवीजन नहीं कर सकेगी। कब नहीं कर सकेगी, जब ऑलरेडी मैटर कहां चला गया, अपील में चला गया। अगर केस कहां पर पेंडिंग है, अपील में पेंडिंग है, तो जब तक अपील का क्या नहीं आ जाता, अपील में जब तक प्रोसीडिंग चलेगी, रिविजनल अथॉरिटी क्या नहीं कर सकती, रिवाइज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि उन मैटर को रिवाइज नहीं कर सकती, वो किसी मैटर को रिवाइज नहीं कर सकती। जब तक अपील के अंदर प्रोसीडिंग क्या चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो फिर वो किसी भी मैटर को रिवाइज नहीं कर सकती। इवन उन मैटर को भी रिवाइज नहीं कर सकती जो अपील में मैंने रेज ही नहीं करे, जो अपील में रेज ही नहीं है, अपील में कंसीडर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब तक, जब तक अपील की प्रोसीडिंग चलेगी, तब तक रिविजनल अथॉरिटी रिवीजन ऑर्डर पास नहीं कर सकती। तो इवन नो रिवीजन ऑफ एनी अदर मैटर, दूसरे मैटर का भी रिवीजन नहीं हो सकता विच इज क्या है, नॉट रेज्ड इन क्या है, अपील। ओके तो जब तक रिवीजन अपील प्रोसीडिंग चल रही है, तब तक क्या नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। अपील का ऑर्डर आने के बाद ये जरूर क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। अपील का ऑर्डर आने के बाद ये रिवीजन तो कर पाएंगे, लेकिन किसका करेंगे, ओनली अदर मैटर्स का, उन मैटर का जो अपील में कंसीडर और डिसाइडेड नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब जो अपील में कंसीडर और डिसाइडेड हो गए, तो उन मैटर का रिविजनल अथॉरिटी क्या नहीं कर सकती, रिवाइज नहीं कर सकती। हाँ, वो मैटर जो अपील में कंसीडर ही नहीं हुए, जो अपील में क्या नहीं हुए, डिसाइडेड ही नहीं हुए, अपील में रेज्ड ही नहीं हुए, उन मैटर को वो जरूर क्या कर सकती है, रिवाइज कर सकती है। लेकिन कब, जब अपील की प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसी के बाद में वो क्या कर सकेगी, रिवाइज कर सकेगी। रिविजनरी ऑर्डर पास करने की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है, वो टाइम लिमिट होती है 3 साल। जब ओरिजिनल ऑर्डर क्या हुआ था, पास हुआ था, वहां से 3 साल के अंदर अंदर रिविजनल अथॉरिटी क्या कर सकती है, रिवाइज कर सकती है। उसके बाद में रिविजनरी अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास कराया उसको बदल नहीं सकती, उसको रिवाइज नहीं कर सकती। तो 3 साल के अंदर अंदर उनको क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है। ओके 3 साल कब से, जब से ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ था। ओके 3 साल के बाद में क्या नहीं कर सकती, रिवाइज नहीं कर सकती। बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज। जब ओरिजिनल ऑर्डर क्या हुआ, पास हुआ, तो वहां से 6 महीने तक डिपार्टमेंट के पास में मौका होता है अपीलेट अथॉरिटी में अपील करने का। मतलब अपील के दरवाजे खुले होते हैं डिपार्टमेंट के पास में। तो 6 महीने तक, जब तक अपील के दरवाजे खुले हैं, तब तक रिवीजनल अथॉरिटी उसको क्या नहीं करेगी, रिवाइज नहीं करेगी, उसको रिवाइज नहीं करेगी। हाँ, वंस 6 महीने एक्सपायर हो जाएंगे, इसका मतलब अब डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी में अपील नहीं कर सकता, तो अब रिविजनरी अथॉरिटी उस ऑर्डर को क्या कर सकेगी, रिवाइज कर सकेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ तो उसके 6 महीने के बाद ही क्या हो सकेगा, रिवीजन हो सकेगा। ओके, और 3 साल के बाद में नहीं हो सकेगा। आप इसको समझ सकोगे कि विद इन 6 मंथ में कोई रिवीजन नहीं होगा, और जब ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ उसके 3 साल के बाद में भी क्या नहीं होगा, कोई भी रिवीजन नहीं होगा। नो रिवीजन ऑफ क्या, रिविजनरी ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 108। जिस ऑर्डर का ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है, उस रिविजनरी ऑर्डर का वापिस से रिविजनल अथॉरिटी क्या नहीं कर सकती, रिवाइज नहीं कर सकती। ठीक है ना, क्या नहीं कर सकती, रिवाइज नहीं कर सकती। मतलब 108 में जो ऑर्डर पास हुआ है, 108 में रिविजनरी ऑर्डर पास होता है, ठीक है, तो उस ऑर्डर का दोबारा क्या नहीं हो सकता, कभी भी रिवीजन नहीं हो सकता। ये बहुत ही क्या है, विशेष और खास बात है। ठीक है, ऑर्डर टेकन फॉर रिवीजन अर्लियर। जिस ऑर्डर को रिविजनल अथॉरिटी ने अर्लियर क्या करा था, एग्जामिनेशन करा, और एग्जामिनेशन करते वक्त उन्होंने पाया कि नहीं यार, ये ऑर्डर कोई एरोनियस नहीं है, कुछ प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, इस ऑर्डर में रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने उसको रिवाइज नहीं करा। लेकिन उन्होंने क्या करा था, रिवीजन में लिया था, ठीक है ना, टेकन करा था, उन्होंने एग्जामिनेशन करा था। वंस एक बार एग्जामिनेशन कर लिया, भले ही उसका रिवीजन नहीं करा, ठीक है, लेटर ऑन पे आप उसका रिवीजन नहीं कर सकते। मतलब ये है, दोनों ही चीजें हैं। एक बार 108 में रिविजनरी ऑर्डर पास हो गया, तो उस ऑर्डर का वापस से 108 में रिवीजन नहीं हो सकता। दूसरा, आपने रिवीजन के लिए क्या करा, एग्जामिनेशन करा रिकॉर्ड का, और आपने रिवीजन नहीं करा,
तो भी लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली आप उसका क्या नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसीडिंग, जो ऑर्डर अपील में चला गया, तो जब तक अपील में है तब तक आप किसी भी मैटर का क्या नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। दूसरा बात क्या थी, जब ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ उसके 6 महीने तक डिपार्टमेंट के पास में अपीलेट ऑथोरिटी को अपील करने की क्या होते हैं, दरवाजे खुले होते हैं। तो जब तक वो दरवाजे खुले हैं, ठीक है, तब तक रिविजनर ऑथोरिटी के दरवाजे क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। ओके, और 3 साल के बाद में भी रिविजनरी ऑथोरिटी ऑर्डर को क्या नहीं कर सकती, रिवाइज नहीं कर सकती। जो ऑर्डर का ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है 108 में, उसका दोबारा क्या नहीं हो सकता, रिवीजन नहीं हो सकता। और जिसको अर्लियर आपने एग्जामिनेशन कर लिया था, सब्सिक्वेंटली आप उसका क्या नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। रिवीजन ऑफ ऑर्डर आफ्टर अपील्स ऑर्डर, हाँ, वंस एक बार अपील की प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में 108 के अंदर रिवीजनर ऑथोरिटी क्या कर सकेगी, रिवीजन कर सकेगी। रिवीजन ऑफ अदर मैटर नॉट कंसीडर एंड डिसाइडेड इन अपील, लेकिन सिर्फ उन्हीं मैटर का रिवीजन कर सकेगी जो मैटर अपील के अंदर कंसीडर और डिसाइडेड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जो नहीं हुए हैं उनका कर सकते हैं, जो अपील के अंदर डिसाइडेड और कंसीडर हो गए उनका वो क्या नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। ओके, मैक्सिमम टाइम लिमिट तो कितनी थी रिवीजन की, 3 साल ही थी। लेकिन मान लीजिए अपील की प्रोसीडिंग तो ना जाने कितने साल तक चलती रहेगी, और उसके बाद में क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। अब अपन को अदर मैटर का क्या करना है, रिवीजन करना है। और मालूम पड़ा जब अदर मैटर का रिवीजन करना है तो 3 साल ऑलरेडी क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। तो इसके लिए लॉ ने यहां पर क्या कहा, ऐसी स्थिति में मिनिमम 1 साल का समय तो हम आपको देंगे ही देंगे। विद इन 1 ईयर है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन अपील, मतलब जब अपील का क्या आया, ऑर्डर आया, तो वहां से 1 साल है, और ओरिजिनली तो हमने आपको 3 साल तो दिए थे। इन दोनों में से जो भी टाइम विच एवर इस क्या होगा, लेटर होगा, रिविजनर ऑथोरिटी उतने समय में क्या कर सकेगी, रिवाइज कर सकेगी उन अदर मैटर का जो अपील में कंसीडर और डिसाइडेड नहीं हुए हैं, जो अपील में कंसीडर डिसाइडेड नहीं हुए हैं। अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, रिविजनरी ऑथोरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है ना, तो हम कहां अपील कर सकेंगे, ऑब्वियसली बात है हायर ऑथोरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में क्या करेंगे, अपील करेंगे। तो रिविजनरी ऑथोरिटी ने 108 में ऑर्डर पास करा, उस ऑर्डर से असेसी बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहां से खुश होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा ऑर्डर पास होता है जो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या होता है, असेसी होता है। तो अब वो खुश नहीं है, अब वो खुश नहीं है तो नाराजगी कहां जाहिर करेगा, तो वो नाराजगी जाहिर करेगा कहां पर, अपीलेट ट्राइब्यूनल में क्या कर सकेगा, अपील कर सकेगा। ओके, इसके बाद में प्रोविजन वैसा ही जैसा आपको डिमांड रिकवरी चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, सेक्शन 75 में एक्सक्लूजन ऑफ टाइम पीरियड इन कंप्यूटेशन ऑफ क्या है, 3 इयर्स है। बहुत बढ़िया प्रोविजन है, देखिए यहां पर क्या है, ठीक है, सेम प्रोविजन है जैसा अपन ने सेक्शन 75 में पढ़ा है, सेम टू सेम प्रोविजन है। ओके, यहां पर यह है, देखिए 3 साल के अंदर अंदर उनको क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। जिस भी ऑर्डर को रिवाइज करना चाहते हैं तो विद इन 3 इयर्स के अंदर क्या कर दें, रिवाइज कर दें। अब मान लीजिए, ठीक है, वो जिन मैटर पे ऑर्डर को रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है, रिफंड ऑर्डर को क्या करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, या रिफंड को रिड्यूस करना चाहते हैं, पेनल्टी को बढ़ाना चाहते हैं, डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, उस मैटर पे डिपार्टमेंट ऑलरेडी हार चुका है, ठीक है ना, अपील के अंदर हार गया है। अब जब डिपार्टमेंट अपील में हार गया, मान लो किसी के केस में हार गया, तो अब मेरा आप रिफंड कैसे कम कर दोगे, मेरा रिफंड कैसे कैंसिल कर दोगे, मेरी डिमांड कैसे बढ़ा दोगे, मेरी पेनल्टी कैसे बढ़ा दोगे, बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो ऑलरेडी क्या करे हुए हो, हारे हुए हो आप तो, भाई आप तो हारे हुए हो। लेकिन डिपार्टमेंट ने आगे क्या कर दी, फर्दर अपील कर दी, आगे फर्दर अपील कर दी, मतलब अपीलेट ट्राइब्यूनल में हार गए तो हाई कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी, अपील कर दी, और इस उम्मीद से अपील कर दी कि हायर अपील के अंदर क्या करेंगे, जीत जाएंगे। मान लीजिए जीत भी जाते हैं, लेकिन जब तक ऑर्डर पास हुआ तो 3 साल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे, 3 साल ऑलरेडी एक्सपायर हो गए, और 3 साल बाद तो आप रिवीजन कर ही नहीं सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। तो उसके लिए इन्होंने यहां प्रोविजन बनाया कि जिस दिन वो लोअर ऑथोरिटी में अपील में हारे, और जिस दिन उन्होंने क्या करे, हाई कोर्ट में जीते, या जिस दिन हाई कोर्ट में हारे और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या करे, जीतने, इतना समय जो है, जितना समय क्या कर गया यहां पर लग गया, हार से जीतने में लग गया, इतना समय 3 साल में से क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब उतना एडिशनल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन खास बात है, ऐसा तभी होगा जब उन्होंने मेरे को रिवीजन करने का नोटिस क्या कर दिया हो, दे दिया हो 3 साल के अंदर अंदर,
ठीक है, वो तो उन्होंने मेरे को क्या कर दिया, 3 साल में नोटिस दे दिया, तो 3 साल के बाद में भी वो क्या कर देंगे, रिवीजन कर देंगे। तो आप पढ़िए, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम पीरियड इन कंप्यूटेशन ऑफ 3 इयर्स। तो कब हारे, वो हारे हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल में हारे, और हाई कोर्ट में क्या करे, जीते। तो इतना समय 3 साल में एक्सक्लूड हो जाएगा। या फिर हाई कोर्ट में तो क्या करे थे, हारे थे, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कर गए, जीत गए। तो इतना समय 3 साल के कंप्यूटेशन में क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, एडिशनल मिल जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि उन्होंने मेरे को 3 साल के अंदर रिवीजन करने का क्या कर दिया हो, नोटिस दे दिया हो। ऐसा ही मैंने आपको डिमांड में पढ़ाया था कि उन्होंने शोकोस नोटिस तो क्या कर दिया हो, टाइम में दे दिया हो। शोकोस नोटिस तो उन्होंने मेरे को क्या दे दिया हो, टाइम में दे दिया। और डिमांड ऑर्डर अब वो 3 साल बाद में और 5 साल के बाद में भी क्या कर सकेंगे, पास कर सकेंगे, जब वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे। तो सेम प्रोविजन यहां पर भी क्या करा है, एप्लीकेबल है। और यही हमारा क्या होता है, 108 होता है। बस इतना सा ही था, ठीक है, आधे पेज जितना था। आपको तो 3-4 मिनट लगने हैं इसको पढ़ने में, और पूरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आते हैं कहां पर, अपील में। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा अपीलेट ऑथोरिटी, उसके बाद में अपीलेट ट्राइब्यूनल, फिर पढ़ाऊंगा हाई कोर्ट, और फिर पढ़ाऊंगा कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। और भी ज्यादा इजी मैंने उसको नोट से क्या कर दिया है, बना दिया है। आपको वीडियो लेक्चर में प्रोविजन सुन लेने हैं, और उसके बाद में नोट्स को क्या कर लेना, रीड कर लेना है। आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो चुका होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम। यस, तो अब हमारे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। क्यों पढ़ रहे हैं एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, क्योंकि एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने जो ऑर्डर पास होगा, किया होगा, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट ऑथोरिटी को क्या होगी, अपील होगी। मतलब मान लीजिए अगर किसी ऑथोरिटी ने कोई ऑर्डर पास करा और वो ऑथोरिटी एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी की डेफिनेशन में कवर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट ऑथोरिटी को अपील नहीं की जा सकती। ओके, इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, सीबीआईसी एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग भी क्या नहीं है, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी नहीं है। मतलब इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपीलेट ऑथोरिटी को अपील नहीं कर सकते। अपीलेट ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वो भी एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी नहीं है। तो उन्होंने जो ऑर्डर पास करा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपीलेट ऑथोरिटी को अपील नहीं कर सकते। अपीलेट ऑथोरिटी और अपीलेट ट्राइब्यूनल तो एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी है ही नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं। और इसके बाद में है हमारा कौन सा, जो भी एंटी प्रॉफिटियरिंग ऑथोरिटी बनी हुई है, आपको मालूम होगा ही होगा, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, अभी जो नई बनी है वो बनी है सीसीआई, ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ क्या है, इंडिया बना है, सीसीआई बना है। ये ऑथोरिटी है किसके लिए, एंटी प्रॉफिटियरिंग के लिए, एंटी प्रॉफिटियरिंग को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, वॉच करने के लिए। तो ये भी जो ऑर्डर क्या करेगी, पास करेगी, तो ये भी एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी नहीं है। मतलब इनके द्वारा पास किए गए ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपीलेट ऑथोरिटी को क्या नहीं कर पाओगे, अपील नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई बात। इसके बाद में मैं आपको समझा रहा हूं क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ ऑफिसर। क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ ऑफिसर का मतलब क्या है, जब कोई ऑफिसर सीजीएसटी को ऑफिसर कोई ऑर्डर क्या करता है, पास करता है, तो वो एसजीएसटी एक्ट के लिए भी क्या करता है, ऑर्डर पास कर देता है। मतलब कोई अलग अलग एक्ट में अलग अलग ऑफिसर क्या नहीं करते, पास, ऑर्डर पास नहीं करते, ठीक है। तो सीजीएसटी के ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो फिर वही उन्होंने एसजीएसटी के अंदर भी क्या कर दिया, पास कर दिया। ओके, ये होता है क्रॉस एम्पावरमेंट। और क्या होता है क्रॉस एम्पावरमेंट, और ये होता है, मान लीजिए सीजीएसटी ऑफिसर ने कोई ऑर्डर क्या करा था, पास करा था। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करनी है, अपील करनी है। उस ऑर्डर का क्या होना है, रिवीजन होना है, या उस ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन होना है। तो अब ये अपील भी जो होगी, रिवीजन भी जो होगा, जो रेक्टिफिकेशन भी होगा, ये भी किसके अंदर होगा, सीजीएसटी एक्ट के अंदर ही होगा, सीजीएसटी ऑफिसर के द्वारा ही होगा। एसजीएसटी एक्ट में नहीं हो सकता, एसजीएसटी ऑफिसर द्वारा नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं क्रॉस क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ क्या है, ऑफिसर है। ओके, तो ये हमने भी, या सेक्शन कौन से होता है, 6 से होता है। अब यहां से हम चालू कर देते हैं कौन सा, अपील। अपील टू क्या है, अपीलेट ऑथोरिटी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। इसका मतलब एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने जो ऑर्डर क्या करा है, पास करा है, उस ऑर्डर से अगर खुश नहीं है, कौन खुश नहीं है, या फिर तो असेसी खुश नहीं है, या फिर डिपार्टमेंट खुद क्या नहीं है, खुश नहीं है, तो दोनों ही अपीलेट ऑथोरिटी को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। दोनों ही कर सकते हैं, असेसी भी कर सकता है और डिपार्टमेंट भी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और आपको ध्यान होगा,
अगर डिपार्टमेंट 6 महीने में अपील नहीं करता है अपीलेट अथॉरिटी को, तो फिर रिविजनरी अथॉरिटी उस ऑर्डर को क्या कर पाती है, रिवाइज कर पाती है। लेकिन वो तो तभी कर पाती है जब वो ऑर्डर एरोनियस हो प्लस प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या हो, रेवेन्यू हो। ओके, चलिए, तो बाय एग्रीड पर्सन, अगर असेसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास किए गए ऑर्डर से क्या नहीं है, खुश नहीं है, तो फिर वो अपनी अपील कहां करेगा, अपीलेट अथॉरिटी को करेगा। विद इन 3 मंथ्स के अंदर APL 01 फॉर्म होगा। विद इन 3 मंथ्स में फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, जब उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर क्या हुआ, कम्युनिकेट हुआ, उसके विद इन 3 मंथ्स के अंदर वो अपीलेट अथॉरिटी को क्या कर सकेगा, अपील कर सकेगा। और अपीलेट अथॉरिटी के पास में पावर है कि वो आपकी डिले को क्या कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए कंडोन भी कर सकते हैं। ओके, अगर डिपार्टमेंट खुद के ही डिपार्टमेंट के पास किए गए ऑर्डर से खुश नहीं है, क्या नहीं है, खुश नहीं है, ओके, तो वो भी क्या कर सकता है, अपीलेट अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ओन मोशन कर सकते हैं, जैसे कि कमिश्नर ने ओन मोशन कर दिया, या फिर SGST एक्ट के ऑफिसर ने, SGST ऑफिसर ने रिक्वेस्ट करी कि आपके CGST ऑफिसर ने जो ऑर्डर क्या करा है, पास करा है, हम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप अपील करिए, कहां पर, अपीलेट अथॉरिटी को। तो APL 03 फॉर्म होगा, कितना समय, विद इन 6 मंथ से, जब से वो ऑर्डर पास हुआ है वहां से विद इन 6 मंथ के अंदर अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकेंगे। यहां पर भी डिले कंडोन करने का प्रोविजन है, सेम 1 मंथ के लिए डिले कंडोन की जा सकती है। ओके, तो हमारे लिए 3 महीने का समय है और उनके लिए 6 महीने का क्या समय, लेकिन दोनों के लिए डिले कंडोन करने का प्रोविजन सेम ही है, और वो कितना है, 1 मंथ है। ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर कौन है, अगर डिप्टी कमिश्नर है और या फिर कौन है, जॉइंट, ठीक है, एक सेकेंड, इसको, अगर कौन है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, या फिर सुपरिंटेंडेंट है, ठीक है, तो अपील कहां कर सकोगे, जॉइंट कमिश्नर अपील को कर सकोगे, ऑब्वियसली बात है, हायर अथॉरिटी को। और अगर एज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करा एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर ने, तो आप अपील कहां करोगे, कमिश्नर अपील में करोगे। बड़ी सिंपल सी क्या है बात है, मतलब अपने हायर अथॉरिटी में क्या होती है, अपील होती है। नाउ डेट ऑफ फाइलिंग अपील, अब डेट ऑफ फाइलिंग अपील कब मानी जाएगी, मतलब कब मानी जाएगी कि अपील फाइल कर दी गई है। ओके, अपील हम भी कर सकते हैं, एग्रीड पर्सन भी कर सकता है एसएससी, और डिपार्टमेंट भी कर सकता है। तो दोनों ही केस में कब मान लिया जाता है कि अपील कर दी गई है, ठीक है। ऑर्डर अपील अगेंस्ट इज अपलोडेड ऑन कॉमन पोर्टल, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपीलेट अथॉरिटी को अपील करना चाहते हैं, अगर वो ऑर्डर कॉमन पोर्टल पे क्या है, अवेलेबल है, अगर वो ऑर्डर कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल है, तो मेरे को अपील के साथ में उस ऑर्डर की कॉपी लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपील की एप्लीकेशन करूंगा APL 01 से, या डिपार्टमेंट करेगा, मेरे को प्रोविजनल क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, और जैसी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आएगा, मान लिया जाएगा कि मैं अपील कर चुका हूं। मतलब जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आया, वही मेरे लिए डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्या मानी जाएगी, एन अपील मानी जाएगी। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ही बिकम क्या बन जाएगी, डेट ऑफ फाइलिंग अपील बन जाएगी, अगर ऑर्डर क्या है, पोर्टल पे, ऑर्डर की कॉपी पोर्टल पे अवेलेबल है। लेकिन अगर ऑर्डर कॉमन पोर्टल पे क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपील करने के लिए अपील की एप्लीकेशन के साथ में ऑर्डर की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी भी क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी विद इन 7 डेज के अंदर। ओके, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा जो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी है ऑर्डर की विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील। अगर आप विद इन 7 डेज के अंदर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अपील क्या कर देते हो, लगा देते हो, तो अगेन सिंपल है, जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिली थी उसी दिन को मान लेंगे कि आपकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, अपील है। लेकिन अगर आप सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर 7 दिनों के बाद में क्या करते हो, लगाते हो, तो फिर जिस दिन आप ऑर्डर की कॉपी लगाओगे उस दिन माना जाएगा कि आपने अपील करी है। ओके, तो 7 दिनों में करनी थी, इफ सबमिटेड विद इन टाइम है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ही बिकम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील बन जाएगी। और अगर आपने सबमिट करा है 7 डेज के बाद में करा है, तो जिस दिन आप सबमिशन करेंगे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ क्या है, ऑर्डर की, वो दिन माना जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, अपील है। ओके, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, अपील है। ओके, फाइलिंग ऑफ अपील इलेक्ट्रॉनिकली, मैनुअली, जनरली इलेक्ट्रॉनिकली ही क्या होती है, फाइल होती है। ओके, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी पोर्टल पे अवेलेबल होती है। लेकिन अगर ऑर्डर की कॉपी पोर्टल पे अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में आप अपील मैनुअली फाइल करोगे, क्योंकि आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर क्या करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। तो उस केस में आप मैनुअली क्या कर सकोगे, अपील कर सकोगे। ओके,
ठीक है, इफ कैन नॉट फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑन कॉमन पोर्टल, या फिर नोटिफाइड बाय द क्या है, कमिश्नर है। ओके, अब इंपॉर्टेंट प्रोविजन है प्री डिपोजिट फॉर फाइलिंग एन अपील। ओके, ये हमारे लिए, डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये असेसी के लिए है कि भाई असेसी जिस भी ऑर्डर से क्या नहीं है, खुश नहीं है, डिमांड ऑर्डर उसका क्या हुआ, पास हुआ, पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ, जो भी ऑर्डर पास हुआ वो उस ऑर्डर से खुश नहीं है। तो अपील ऐसा नहीं है कि सीधा मुंह उठा के चल गए और अपील कर दी। अपील में जाने के लिए आपको कुछ प्री डिपोजिट कराना पड़ेगा। एडमिटेड और जो भी अनडिस्प्यूटेड लायबिलिटी, मतलब जितनी लायबिलिटी आपने क्या कर ली है, मान ली है, एडमिट कर ली, ऑर्डर में जितनी लायबिलिटी मान ली अनडिस्प्यूटेड है, उसका तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। उसका टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, वो तो आप क्या कर दीजिए, पूरा का पूरा पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि उस पर तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। लेकिन जितनी लायबिलिटी को आप एडमिट नहीं कर रहे हैं और जिसके लिए आप अपील में आए हैं, मतलब आपकी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। प्री डिपोजिट करने का फायदा क्या है, आप प्री डिपोजिट तो कुछ ही अमाउंट करोगे, बाकी के अमाउंट पे हम रिकवरी पे क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा, मतलब आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। ओके, अब कितना करना है प्री डिपोजिट, आइए देखिए, 10% ऑफ टैक्स करना है। ये हम सीजीएसटी प्रोविजन पढ़ रहे हैं, तो 10% ऑफ क्या हो गया, टैक्स हो गया, और 25 करोड़ विच एवर इज लोअर है, मतलब हायर लिमिट है कितने, 25 करोड़ की। 25 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट क्या नहीं होगा, प्री डिपोजिट नहीं होगा। तो 10% ऑफ टैक्स और 25 करोड़ रुपए विच एवर इज लोअर। ये तो हुआ सीजीएसटी में। आपको एसजीएसटी में भी तो डिपोजिट करना पड़ेगा, सेम 10% ऑफ कौन सा, एसजीएसटी, और 25 करोड़ विच एवर इज क्या होगा, लोअर होगा। इतना अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, इतना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और फायदा क्या होगा, बैलेंस जितना भी अमाउंट आपका डिस्प्यूटेड है उस पे रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, मतलब समझ लीजिए एक तरीके से उस पे क्या लग चुका है, स्टे लग चुका है। विशेष बात आप सभी को जानने की और ध्यान रखने की यह है कि अगर लायबिलिटी आपकी आईजीएसटी एक्ट की है तो आप कितना जमा कराओगे, उस केस में भी 10% ऑफ आईजीएसटी होगा, 20 नहीं होगा। आप ऐसा मत कर लेना कि 10% ऑफ सीजीएसटी हो गया और 10% एसजीएसटी हो गया, दोनों को मिलाया तो 20% हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, वो 10% ही क्या रहेगा, परसेंटेज तो सेम रहेगा, हाँ अमाउंट में कितना हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, 25 करोड़ प्लस 25 करोड़ 50 करोड़। तो 10% ऑफ आईजीएसटी और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर है, विच एवर इज लोअर है, परसेंटेज है ना, वो दोनों नहीं जुड़ते, अमाउंट जुड़ते हैं। ये आईजीएसटी एक्ट का प्रोविजन है, आईजीएसटी एक्ट का ही प्रोविजन है जो बोलता है अमाउंट तो दोनों सम टोटल हो जाएंगे लेकिन परसेंटेज नहीं होते। इसका मतलब 10% ऑफ आईजीएसटी रहेगा और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर होगा। और ये 10% जो आपको करना है ना, ये टैक्स अमाउंट का करना है, ठीक है, टैक्स अमाउंट का ही क्या करना है आपको करना है। कोई पेनल्टी का 10% जमा नहीं कराना, ब्याज का कोई 10% नहीं, जो टैक्स अमाउंट है डिस्प्यूटेड उसका 10% और 50 करोड़ विच एवर इज क्या होगा, लोअर होगा। इतना प्री डिपोजिट होगा और बाकी का जितनी भी बैलेंस है उस पर जब तक प्रोसीडिंग चलेगी तब तक आप समझो आप पे क्या रहेगा, स्टे रहेगा। 25% ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ सेक्शन 129 सब सेक्शन 3। 129 क्या होता है, 129 होता है डिटेंशन होता है, सीजर होता है गुड्स का और कन्वेंस का, जिसमें सेक्शन 129 के अंदर प्रोविजन में क्या दी हुई है, पेनल्टी दी हुई है। डिटेंशन, सीजर ऑफ क्या है, गुड्स और क्या है, कन्वेंस का पेनल्टी दी हुई है। अगर उस पेनल्टी ऑर्डर से आप क्या नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आप कहां अपील करोगे, अपीलेट अथॉरिटी को अपील करोगे। तो कितना प्री डिपोजिट करना पड़ेगा, उस केस में जितनी पेनल्टी लगी है उसका 25% है, ठीक है, उसका 25% है। 10% तो हो ही नहीं सकता, 10% नहीं है, कितना होगा, 25% होगा। कब, जब सेक्शन 129 सब सेक्शन क्या होगा, 3 होगा, डिटेंशन हुआ है, सीजर हुआ है गुड्स का, कन्वेंस का, तो वहां जो पेनल्टी क्या करी गई है, लगाई गई है, उस अमाउंट का 25% आपको क्या करना पड़ेगा, प्री डिपोजिट करना पड़ेगा अपील में जाने के लिए। ओके, Appellate authority may allow an appellant to raise additional ground of appeal not specified in ground of appeal if omission of that ground was not willful or unreasonable। यहां पर देखिए ये कह रहे हैं अपीलेट ऑथोरिटी जो होती है, अपीलेट ऑथोरिटी जो होती है, ठीक है ना, नए ग्राउंड ऑफ अपील को चलती हुई प्रोसीडिंग के अंदर नए ग्राउंड ऑफ अपील को कंसीडर नहीं करती है, ठीक है। मतलब जो आपने जिस समय APL 01 में एप्लीकेशन करी थी, अपील करी थी, तो उस समय आपने ग्राउंड ऑफ अपील बताए थे, आपकी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, चलती हुई प्रोसीडिंग में आप कोई नए ग्राउंड ऑफ अपील रेज नहीं कर सकते, वो कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, वो
अदर ग्राउंड ऑफ अपील भी क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अगर आपका जो ओमिशन था, मतलब आपने APL 01 के अंदर वो ग्राउंड ऑफ अपील रेज नहीं करे थे, ये जो ओमिशन था ये विलफुल नहीं था आपका, ये क्या नहीं था, विलफुल नहीं था, अनरीजनेबल नहीं था। जिसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए जब प्रोसीडिंग चल रही थी, फिर लॉ में क्या हो गया, कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ गया या फिर कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया, वो आपके क्या आ गया, फेवर में आ गया। तो असेसी चल रहा है कि चलती हुई प्रोसीडिंग के अंदर नए ग्राउंड ऑफ अपील क्या कर लूं, रेज कर लूं। तो फिर वहां पर अपीलेट ऑथोरिटी नए ग्राउंड ऑफ अपील क्या कर लेती है, कंसीडर कर लेती है, जब आपकी ओमिशन जो होती है ना वो विलफुल नहीं होती है, अनरीजनेबल नहीं होती है। सब कुछ रेडीमेड लिखा मैंने, एग्जांपल भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, लेटर, जजमेंट ऑफ कोर्ट है। ओके, तो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव भी सब कुछ है और कॉम्पैक्ट भी है, तो बेहतरीन नोट्स हैं, बहुत फायदा उठाइए आप इसका। ऑर्डर ऑफ क्या है, अपीलेट ऑथोरिटी, कंफर्मिंग, मॉडिफाइंग, कैंसलिंग, कांट रेफर बैक। अब ये जो ऑर्डर क्या करेंगे, पास करेंगे। अब ये ऑर्डर कैसा पास कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, आपकी लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, आपके रिफंड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, बढ़ा सकते हैं। जो ऑर्डर पास हुआ है, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने ऑर्डर जो पास करा है, उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिमांड करा, पेनल्टी लगाई, उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओके, आपकी लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, आपके रिफंड को बढ़ा सकते हैं। खास ही खास बात यह है, ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं, ये आपकी लायबिलिटी को एनहांस भी कर सकते हैं। ठीक है, या आपके रिफंड को कम और भी कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे, बीइंग देंगे, अपॉर्चुनिटी बीइंग देंगे। और विशेष बात यह, अगर अपीलेट ऑथोरिटी को ऐसा लगता है, ठीक है, कि असेसी ने कोई टैक्स नॉट पेड है या टैक्स उसका क्या है, शॉर्ट पेड है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अपीलेट ऑथोरिटी सीधा उस पर क्या कर देगी, डिमांड लगा देगी, नहीं, ठीक है ना। तो भी असेसी को 73, 74 का क्या होगा, शोकॉज नोटिस इशू हो गई होगा। मतलब अगर अपीलेट ऑथोरिटी को भी लगता है ना कि टैक्स नॉट पेड है, टैक्स शॉर्ट पेड है, एरोनियसली रिफंडेड ऐसा है, तो सेक्शन 73, 74 का क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। और अपीलेट ऑथोरिटी के पास में रेफर बैक करने का प्रोविजन नहीं है। ऑर्डर को कैंसिल जरूर कर सकते हैं, लेकिन वापस से फ्रेश एडजुडिकेशन करने के लिए वो एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को केस को क्या नहीं कर सकते, रेफर बैक नहीं कर सकते। ये पावर सिर्फ अपीलेट ट्राइब्यूनल को दी गई है, ठीक है ना। अपीलेट ऑथोरिटी के पास में ये क्या नहीं है, पावर नहीं है। ओके, पावर नहीं है। ओके, एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग शैल बी ग्रांटेड नॉट मोर देन 3 टाइम्स टू ए पार्टी। अब प्रोसीडिंग चल रही है, आप किसी रीजन की वजह से प्रोसीडिंग में नहीं जा पाते हो, तो मैक्सिमम एक पार्टी को वो 3 बार क्या कर सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं हियरिंग को। सेम प्रोविजन किस में है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंट प्रोविजन नहीं है। ओके, डिसाइड अपील विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज फाइल्ड इफ पॉसिबल। सेम इन क्या है, अपीलेट ट्राइब्यूनल। ओके, सिर्फ इनको एक क्या दिया है, एक उनको डायरेक्शन दी गई है कि आपसे जहां पॉसिबल हो जाए तो विद इन 1 ईयर में आप ऑर्डर पास कर दीजिएगा। यही उन्होंने अपीलेट ट्राइब्यूनल में कहा, अगर पॉसिबल है तो। ऐसा भी नहीं है कि जल्दबाजी करने के चक्कर में आपने ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया। ओके, तो अगर पॉसिबल हो तो विद इन 1 ईयर है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, अपील है। अगर पॉसिबल है तो उतने समय में आप ऑर्डर क्या कर दीजिएगा, पास कर दीजिएगा। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। विड्रॉल ऑफ क्या है, अपील पॉसिबल। विशेष बात क्या है, हमने अपील कर दी, अपील करने के बाद में मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूं, बिल्कुल पॉसिबल है। ये तो अब रिफंड में भी पॉसिबल है। वंस मैंने रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 कर दिया और उसके बाद में मैं उस एप्लीकेशन को क्या करना चाहता हूं, विड्रॉ करना चाहता हूं, बिल्कुल पॉसिबल है। आप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, आप रिफंड एप्लीकेशन को भी विड्रॉ कर सकते हैं और आप अपनी अपील की एप्लीकेशन को भी क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ अपीलेट ऑथोरिटी सब्जेक्ट टू 108, 112, ठीक है ना। मतलब रिविजनल ऑथोरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इनके कहने का मतलब यह है कि अपीलेट ऑथोरिटी जो ऑर्डर क्या करती है, पास करती है। रिविजनरी ऑथोरिटी उस ऑर्डर का क्या कर सकती है, रिवीजन कर सकती है। ओके, अपीलेट ऑथोरिटी ने जो ऑर्डर क्या करा, पास करा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील हो सकती है। असेसी भी कर सकता है, डिपार्टमेंट भी कर सकता है, फिर हाई कोर्ट में हो सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अपीलेट ऑथोरिटी ने जो ऑर्डर क्या करा, पास करा, ठीक है ना, तो उसका रिविजनरी ऑथोरिटी ने रिवीजन करा, ना ही किसी ने अपीलेट ट्राइब्यूनल में क्या करी, अपील करी, कुछ भी नहीं करा। तो फिर अपीलेट ऑथोरिटी ने जो ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया, वो फाइनल और बाइंडिंग हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर आप रिविजनरी ऑथोरिटी रिवाइज नहीं करती है टाइम में और अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील नहीं होती है, तो फिर तो इन्होंने जो ऑर्डर पास करा है वो फाइनल और बाइंडिंग तो रहेगा ही रहेगा। तो वही बात यहां पर क्या करी गई है, बोली गई है। इतना सा सिंपल सा क्या है, प्रोविजन है, कोई विशेष बात नहीं है, इतना सा था अपीलेट ऑथोरिटी।
ओके, बस प्री डिपॉजिट का ध्यान रखिएगा, वो भी आईजीएसटी एक्ट में 10% ऑफ आईजीएसटी और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर है। और 129 में जो डिटेंशन सीजर होता है गुड्स का, कन्वेंस का, वहां जो पेनल्टी लगाई गई है उसका 25% क्या होता है, प्री डिपॉजिट होता है। ओके, और कोई बहुत विशेष बात इसके अंदर नहीं थी। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं, कौन सा है नेक्स्ट, अपील अपीलेट ट्राइब्यूनल को। ओके, यस आइए अब हम आ रहे हैं किस पे, अपीलेट ट्राइब्यूनल में। ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। अपीलेट ट्राइब्यूनल में कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगी, सिंपल सी बात है, एक जो अपीलेट अथॉरिटी ने जो क्या करा था, ऑर्डर पास करा था, उस ऑर्डर से खुश नहीं है, असेसी खुश नहीं है या डिपार्टमेंट खुश नहीं है, जो भी खुश नहीं है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील कर सकेंगे। इस केस में आप ध्यान रखिए, ये दूसरी अपील हो रही है। पहली अपील अपीलेट अथॉरिटी को ही थी और दूसरी अपील कहां पर हो रही है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में हो रही है। सेकंड, और कौन सा ऑर्डर, रिविजनरी अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास करा, रिविजनरी अथॉरिटी ने जो ऑर्डर क्या करा, पास करा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट पहली अपील कहां होती है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में होती है। तो इसका मतलब है अपीलेट ट्राइब्यूनल में दूसरी अपील भी हो सकती है। अगर पहली अपील अपीलेट अथॉरिटी में हुई थी और रिविजनरी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा था, तो पहली अपील ही कहां होती है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में होती है। इन्वॉल्व एनी मैटर रिलेट टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, अपील टू प्रिंसिपल बेंच ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल। जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, अगर उस ऑर्डर के अंदर अगर एक भी मैटर ऐसा है जिसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ क्या करना हो, प्लेस ऑफ सप्लाई करना हो, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या करना हो, प्लेस ऑफ सप्लाई करना हो, तो ऐसे में उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील तो होगी, लेकिन वो उसकी प्रिंसिपल बेंच को होगी, जिसे आप नेशनल बेंच भी बोलते हो, ठीक है, तो प्रिंसिपल बेंच को होगी। और अगर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील करना चाह रहे हैं, अगर उस ऑर्डर में कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जिसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ क्या करना पड़े, प्लेस ऑफ सप्लाई करना पड़े, तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल में जो अपील होगी वो कौन सी होगी, जो स्टेट बेंच होगी, स्टेट बेंच जो होगी, ठीक है ना, तो स्टेट बेंच होगी और ये हो गया प्रिंसिपल बेंच जो होगी। ओके, अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, agreed person APL 05 within 3 months from the date of communication of order, 3 months delay condonation। ठीक है, अगर असेसी खुश नहीं है, अगर असेसी खुश नहीं है, किससे खुश नहीं है, अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास करा या रिविजनरी अथॉरिटी ने जो ऑर्डर क्या करा, पास करा, वो उससे खुश नहीं है, तो वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाके अपील कर दे। मालूम है उसको अब कि प्रिंसिपल बेंच में करनी है या फिर कौन से बेंच में करनी है, स्टेट बेंच में करनी है, दोनों चीज बता दी। कितने समय के अंदर, वही सेम समय है, विद इन कितने समय में, 3 मंथ्स। कब से, जब से उसको ऑर्डर क्या हुआ, कम्युनिकेट हुआ, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील करना चाहता है, तो जब वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर दे। खास बात है यहां पर उसकी डिले 3 मंथ्स के लिए और क्या हो सकती है, कंडोन हो सकती है। अपीलेट अथॉरिटी में तो 1 महीना ही था, लेकिन अपीलेट ट्राइब्यूनल में कितना समय है, 3 महीने के लिए डिले कंडोन हो सकती है। ओके, अगर डिपार्टमेंट खुश नहीं है तो ओन मोशन हो गया, ये एसजीएसटी का कमिश्नर रिक्वेस्ट करता है कि आपके अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर क्या करा, पास करा, इससे हम खुश नहीं है, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में क्या करो, अपील करो, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच सेड ऑर्डर वाज पास्ड, नो कंडोनेशन ऑफ डिले। यहां पर विशेष बात यह है, टाइम तो अपीलेट अथॉरिटी में भी 6 महीने का ही था उनको, और यहां पर भी 6 महीने का ही है, लेकिन वहां डिले कंडोन हो सकती थी, लेकिन यहां पर डिले कंडोन करने का कोई प्रोविजन नहीं है डिपार्टमेंट के लिए। ओके, मेरे को नहीं लगता एग्जाम में कंडोनेशन ऑफ डिले का कोई पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ रेडीमेड लिखा है। हमारे केस में, असेसी के केस में 3 महीने हैं और वहां पर कोई भी डिले कंडोन करने का प्रोविजन नहीं है, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी में डिले को कंडोन करने का प्रोविजन था, वहां पर ये देखो 1 महीना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Discretionary power of appellate tribunal to reject an appeal if amount of disputed tax, ITC, fine, fee, penalty does not exceed 50,000। अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में गजब की डिस्क्रिशनरी पावर दी है। डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपकी अपील को रिजेक्ट कर सकते हैं। कौन से बेसिस पे, अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है ना, जो टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व है, ओके, जो आईटीसी है, पेनल्टी का है, फाइन का है, फी का है, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है, तो ट्राइब्यूनल के पास में ये एक डिस्क्रिशनरी पावर भी, अजीब सी पावर भी ये है, अजीब सा तो नहीं है इसलिए ताकि ज्यादा केस पेंडिंग ना रहे, कि वो आपकी अपील को भी क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर 50,000 से ज्यादा नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ क्या, क्रॉस ऑब्जेक्शन, मोको, appealed by agreed person, notice to department,
नाउ डिपार्टमेंट कैन फाइल मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन विद इन 45 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस अगेंस्ट एनी पार्ट ऑफ द क्या है ऑर्डर अपील्ड मोको शैल बी डिस्पोज्ड। चलो यहां तक ही करता हूं। और अपील फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट नोटिस टू पर्सन, अब एग्रीड पर्सन कैन फाइल मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन विद इन 45 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस अगेंस्ट एनी पार्ट ऑफ क्या है ऑर्डर अपील। देखिए यहां पर क्या है, मान लीजिए असेसी ने अपील करी, एग्जांपल की तरह समझे, याद हो जाएगा। मान लीजिए असेसी ने अपील करी, वो अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं था, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं था, तो असेसी ने अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर दी, अपील कर दी। ओके, जैसी अपील होगी ना तो अपीलेट ट्राइब्यूनल इस केस में डिपार्टमेंट को क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा, और नोटिस देके बताएगा कि असेसी ने उस ऑर्डर के इस पार्ट के अगेंस्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल में क्या कर दी है, अपील कर दी है। ठीक है ना। अब आप भी अगर अपने कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन देना चाहते हो तो भाई आपने अपील तो करी नहीं थी, लेकिन हो सकता है ना कि आप भी उस ऑर्डर के किसी पार्ट से खुश नहीं हो, तो अगर आप भी अगर अपने कोई ऑब्जेक्शन देना चाहते हो, क्रॉस ऑब्जेक्शन देना चाहते हो, तो 45 दिन का समय है जब से हमने आपको नोटिस दिया ना कि असेसी ने अपील कर दी है, तो नोटिस आपको कम्युनिकेट हुआ, आप उसके 45 दिनों के अंदर आप भी अपने मेमोरेंडम ऑफ क्या दे सकते हो, क्रॉस ऑब्जेक्शन दे सकते हो। विशेष बात यह है कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन देने की जो टाइम लिमिट 45 डेज है, ये फर्दर 45 डेज के लिए डिले क्या की जा सकती है, कंडोन की जा सकती है। आप इसको एक और एग्जाम्पल की तरह समझना चाहो तो 2 मिनट और लगा के समझा दूंगा, हालांकि एग्जाम्पल कोई ज्यादा अलग नहीं है। मान लीजिए डिपार्टमेंट ने अपील करी थी, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने अपील कर दी, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ने कर दी, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल असेसी को क्या देगा, नोटिस देगा कि डिपार्टमेंट ने उस ऑर्डर में इस मैटर के अगेंस्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर दी है। अब आप भी अगर किसी मैटर से खुश नहीं हो तो स्टिल अभी आपके पास में मौका है 45 दिनों का, आप अपने क्या दे सकते हो, क्रॉस ऑब्जेक्शन दे सकते हो, और ये 45 दिन और 45 दिन के लिए डिले कंडोन की जा सकती है। ओके, memorandum of cross objection shall be disposed as if it is were an appeal presented to appellate tribunal 45 days delay condone sufficient cause। अब यहां पर ये कह रहे हैं भाई जिसने भी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या करा है, फाइल करा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल उस क्रॉस ऑब्जेक्शन को भी इसी तरीके से डिस्पोज करता है जैसे उसके पास में की गई कोई अपील ही हो, ठीक है ना, पास में की गई अपील हो, वो उसको भी उसी तरीके से क्या करता है, डिस्पोज करता है। Now coming to pre-deposit, section 112 subsection 8, pre-deposit for filing an appeal है। ओके, फाइलिंग एन अपील। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं हो और अब आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में आ रहे हो, तो पहले तो आपने वहां पर प्री डिपोजिट कराया होगा 10% ऑफ टैक्स का। ओके, अब आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में आ रहे हो तो आपको और फर्दर क्या करना पड़ेगा, प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। वो तो आप कर ही चुके थे, और आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप रिविजनरी अथॉरिटी के ऑर्डर से क्या नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आप पहली अपील कहां कर रहे हो, ट्राइब्यूनल में कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपने पहले कोई प्री डिपोजिट नहीं करा हुआ है, ठीक है, तो आपका पहला प्री डिपोजिट क्या होगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल में होगा। कहने का मतलब है अपीलेट ट्राइब्यूनल में होने वाला प्री डिपोजिट पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। अगर पहला हो रखा है तो ये दूसरा उसके एडिशन में होगा। ओके, तो जितनी भी एडमिटेड लायबिलिटी है, अनडिस्प्यूटेड लायबिलिटी है, तो उसका तो आपको कंप्लीट 100% क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है, कितना पेमेंट और करना है, 20% ऑफ किसका, टैक्स का। सीजीएसटी का प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो 20% ऑफ सीजीएसटी टैक्स और 20% ऑफ कौन सा होगा, एसजीएसटी क्या होगा, टैक्स होगा, और अमाउंट रहेगा 50 करोड़ रुपीज सीजीएसटी में, 50 करोड़ रुपीज एसजीएसटी में, विच एवर इज क्या होगा, लोअर होगा। इसका मतलब है ये जो प्री डिपोजिट है ये इन एडिशन टू प्री डिपोजिट बिफोर क्या है, अपीलेट अथॉरिटी है। वहां पर भी तो आपने सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 में प्री डिपोजिट कराया था। ओके, अगर कराया था तो ये उसके एडिशन में है, और अगर आपने नहीं कराया था तो ये पहला ही प्री डिपोजिट होगा, पहला ही प्री डिपोजिट होगा। कितना है, 20%। ध्यान रखना, अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी हुई तो परसेंटेज तो 20% ऑफ आईजीएसटी रहेगा, लेकिन अमाउंट डबल होके कितना हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। तो 20% ऑफ आईजीएसटी और 100 करोड़ विच एवर इस क्या होगा, लोअर होगा। तो सब कुछ रेडीमेड लिख दिया, देखो 20% ऑफ सीजीएसटी प्लस 20% ऑफ एसजीएसटी और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। और आईजीएसटी के केस में 20% ऑफ आईजीएसटी और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर, और बैलेंस के अमाउंट पे आपके क्या लग जाएगा, रिकवरी पे स्टे लग जाएगा। ओके, सब कुछ रेडीमेड मेंशन कर देता हूं,
टोटल प्री डिपोजिट, अगर आप पहले प्री डिपोजिट करके आए हो अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर 10%, ओके 107 सबसेक्शन 6 में, तो यहां पर जो 20% कर रहे हो ना, ये उसके एडिशन में है। तो 10% वहां कर दिया, 20% यहां कर दिया, तो 30% ऑफ क्या हो गया, CGST हो गया। ओके और अगर वहां कोई प्री डिपोजिट था ही नहीं, मान लो आप रिविजनरी अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करिए, तो फिर यहां पहला ही प्री डिपोजिट होगा 20% ऑफ कौन सा, CGST, 20% ऑफ SGST या 20% ऑफ IGST, 100 करोड़ विच एवर इज लोअर होगा। ओके और ये प्री डिपोजिट इन एडिशन टू प्री डिपोजिट बिफोर कौन सा होगा, अपीलेट अथॉरिटी होगा। अब ये तो एग्जाम में क्या पूछेंगे, फी फॉर फाइलिंग एन अपील बाय एग्रीड पर्सन, ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए कोई फीस नहीं है, हमारे लिए फीस है। ओके फाइलिंग एन अपील, इसका मतलब मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए कोई भी क्या नहीं होती है, फीस नहीं होती, सिर्फ अपील फाइल करने की ही फीस होती है। तो 1 लाख तक के अमाउंट पे 1000 रुपए रहेगी फॉर एवरी 1 लाख ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, डिस्प्यूटेड अमाउंट अप टू 1 लाख, तो हर अप टू 1 लाख पे क्या होगी, 1000 होगी, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितनी होगी, 25,000 होगी। नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास करा, उस ऑर्डर में कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो ओन मोशन भी क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, ओन मोशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। असेसी भी उनको नोटिस में डाल सकता है कि आपने जो ऑर्डर पास करा है, ठीक है ना, उसके ऑर्डर में मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, खुद का डिपार्टमेंट भी कर सकता है, या SGST का ऑफिसर भी क्या कर सकता है, मिस्टेक नोटिस में ला सकता है। तो कोई भी मिस्टेक नोटिस में लाए, असेसी लाए, डिपार्टमेंट लाए, SGST लाए, या ओन मोशन क्या है, कैसे भी आए, वो अपनी मिस्टेक को क्या कर सकेंगे, रेक्टिफाई कर सकेंगे 3 महीने के अंदर अंदर। तो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, इसकी कोई फीस नहीं होती, रेक्टिफिकेशन विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, तो जब अपीलेट ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास करा उसके 3 महीने में ये अपने ऑर्डर को क्या कर सकेंगे, रेक्टिफाई कर सकेंगे, और जो भी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है उसको रेक्टिफाई कर सकेंगे। ओन मोशन भी कर सकेंगे, असेसी के कहने पे खुद CGST का कमिश्नर भी नोटिस में ला सकता है, या SGST का कमिश्नर भी नोटिस में ला सकता है। ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, इनके पास सब पावर है, ठीक है ना, ये आपकी लायबिलिटी को कम तो कर ही सकते हैं, तभी हम अपील में जाते हैं, लेकिन ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर को, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की गई है उस ऑर्डर को कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कंफर्म है, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि ये लोअर अथॉरिटी के पास में कैंसिल करके फ्रेश एडजुडिकेशन करने के लिए वापस से केस को रेफर बैक भी कर सकते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में, अपीलेट अथॉरिटी के पास में, या रिविजनरी अथॉरिटी के पास में वापस से केस को क्या कर सकते हैं, रेफर बैक कर सकते हैं फ्रेश प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए। ऐसी पावर अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं थी, लेकिन ट्राइब्यूनल के पास जरूर है, ठीक है। कंफर्म कर सकते हैं, एनाउंस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और रेफर बैक भी कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, अपीलेट अथॉरिटी को, रिविजनरी अथॉरिटी को। ओके और वही अगर पॉसिबल हो तो 1 साल में ऑर्डर क्या कर देना है, पास कर देना है। ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, अपील करते हैं। एक सेकेंड, ओके एक पॉइंट पहले ही पढ़ा देता हूं, वो अभी जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने ऑर्डर पास करा था, इसका मतलब क्या था, ठीक है ना, तो जो अपील की गई थी उसमें एक भी मैटर डिटर्मिनेशन ऑफ किसका था, प्लेस ऑफ सप्लाई का था। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का था तो प्रिंसिपल बेंच ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील की गई थी। अगर प्रिंसिपल बेंच ने जो ऑर्डर पास करा है उस ऑर्डर से खुश नहीं हो तो अब हाई कोर्ट को अपील नहीं होगी, अब सीधी अपील कहां पर होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। और अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्टेट बेंच ने ऑर्डर पास करा उस ऑर्डर से क्या नहीं है, खुश नहीं है, तो अब अपील कहां पर हो जाएगी, हाई कोर्ट में हो जाएगी। तो अपील कहां पर हो जाएगी, हाई कोर्ट में हो जाएगी। तो प्रिंसिपल बेंच ने करा तो सुप्रीम कोर्ट में होगी डायरेक्ट, हाई कोर्ट में नहीं होगी। और स्टेट बेंच ने करा है तो फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, पहले कहां पर होगी, हाई कोर्ट में होगी। ओके अब इसके बाद में बढ़िया प्रोविजन है, सेम इनकम टैक्स में भी ऐसा ही प्रोविजन होता है, वहां भी रूल के अंदर दिया हुआ है। रूल 112 प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्राइब्यूनल। Only evidence which is produced before adjudicating authority और appellate authority oral और documentary, ठीक है। यहां ये कह रहे हैं appellate tribunal, ये कह रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं एविडेंसेस को कंसीडर करते हैं जो एविडेंस ऑलरेडी लोअर अथॉरिटी में आपने रखे थे, मतलब कोई फ्रेश एविडेंस हम कंसीडर नहीं करते हैं।
मतलब जो आपने एविडेंस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने रखे थे ऑर्डर पास करते समय, या अपीलेट अथॉरिटी के सामने रखे थे ऑर्डर पास करते समय, ठीक है, तो उन्हीं ऑर्डर को उन्हीं एविडेंस को क्या करते हैं हम कंसीडर करते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन का मतलब है फर्स्ट टाइम हम नए एविडेंस भी क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट टाइम हम नए एविडेंस भी क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। नॉर्मली इन्होंने कहा नहीं करते हम, ठीक है ना, हम वही एविडेंस कंसीडर करते हैं जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी के सामने क्या किए गए थे, प्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन अब उसका क्या आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। यस, तो अब वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शन ये है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी हैज रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच ऑट टू बी एडमिटेड, मतलब उन्होंने एडमिट करने से ही मना कर दिया। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, ऑर्डर पास करा था, उन्होंने एविडेंस को कंसीडर करने से ही क्या कर दिया, मना कर दिया, जो उनको कर लेना चाहिए था। या फिर अपीलेट अथॉरिटी ने उन्होंने कंसीडर करने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर लिया, जो उनको कंसीडर कर लेना चाहिए था। प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, मान लीजिए अपीलेट अथॉरिटी ने या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने हमसे एविडेंस मंगाए थे, लेकिन हमारे पास में सफिशिएंट कॉज है जो हम अपीलेट ट्राइब्यूनल में एक्सप्लेन कर देंगे, और उस रीजन की वजह से वो हम एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। Order passed by appellate authority, appellate adjudicating authority without giving sufficient opportunity to produce evidence। अब यहां पर ये कौन सा केस है, ये वो केस है जहां एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने या अपीलेट अथॉरिटी ने हमारे एविडेंस प्रोड्यूस करने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया। तो क्या क्या हुए, एक हुए हमने प्रोड्यूस करे लेकिन उन्होंने कंसीडर करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। दूसरा केस है हम प्रोड्यूस करना चाहते थे लेकिन सफिशिएंट कॉज थे जिस रीजन की वजह से हम एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए। और तीसरा, हमारे प्रोड्यूस करने से पहले ही उन्होंने ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया। तो इन केसेस में, इन केसेस के अंदर अपीलेट ट्राइब्यूनल जो होता है वो क्या करता है, एडिशनल एविडेंस को कंसीडर कर लेता है। एल्स नॉर्मली अपीलेट ट्राइब्यूनल कोई भी नए एविडेंसेस, चाहे ओरल लेकर आओ चाहे डॉक्यूमेंट्री लेकर आओ, नए एविडेंसेस कंसीडर नहीं करता है, बस इन्हीं केसेस के अंदर करता है, चाहे अपीलेट ट्राइब्यूनल हो चाहे अपीलेट अथॉरिटी हो। ये प्रोविजन दोनों के लिए सेम है कि अगर ये केसेस होंगे तो ही वो नए एविडेंस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, एल्स वो नए एविडेंस को कभी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, दोनों के लिए प्रोविजन क्या है, सेम है। रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजन फॉर इट्स एडमिशन, ऐसे ही कंसीडर नहीं कर लेंगे। अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्राइब्यूनल नए एविडेंस को ऐसे ही कंसीडर नहीं कर लेंगे, उनको रीजंस क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उन्हें रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा और रिकॉर्ड करने के बाद में उन्हें दूसरी पार्टी को, काउंटर पार्टी को अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि आप इस एविडेंस के अगेंस्ट में अगर कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस देना चाहते हो, कोई विटनेस प्रोड्यूस करना चाहते हो, इसके रिब्यूटल में कुछ एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हो, रिब्यूटल का मतलब है खंडन करना, तो कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हो तो हमको काउंटर पार्टी को भी क्या देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो उसके अगेंस्ट में क्या दे सके, अपने एविडेंस प्रोड्यूस कर सके। तो एग्जामिन एविडेंस, क्रॉस एग्जामिन विटनेस, प्रोड्यूस एविडेंस और विटनेस इन रिब्यूटल टू अपीलेट अथॉरिटी और टू अपीलेट ट्राइब्यूनल जो था। ओके, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑन क्या है, प्री डिपोजिट। हमने जो प्री डिपोजिट कराया था अपीलेट अथॉरिटी में 107 सबसेक्शन 6 में 10% ऑफ टैक्स और 25 क्या था, सीआर था। और अपीलेट ट्राइब्यूनल में कराया था 20% ऑफ टैक्स, 20% ऑफ क्या था, टैक्स था, और कितना था, 50 सीआर था। ओके, वो प्री डिपोजिट कराया। कल मान लीजिए वो प्री डिपोजिट का रिफंड हमें मिलता है, पूरा मिल जाता है, जितना भी मिलता है वो प्री डिपोजिट का रिफंड मिलता है, तो वो हमको इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, किस रेट से मिलेगा, 6% पर एनम की रेट से मिलेगा। कौन सा सेक्शन बता रहा है, सेक्शन 115 बता रहा है। ओके, रेट रहेगी 6% क्या रहेगी, पर एनम रहेगी। फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्री डिपोजिट टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ प्री डिपोजिट, तो कब से लेकर कब तक का ब्याज मिलेगा, जब अपन ने प्री डिपोजिट करवाया था तब से लेकर, और कब तक का, जब अपन को प्री डिपोजिट का रिफंड मिल जाता है, इस पीरियड के बीच का अपन को 6% पर एनम की रेट से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। सेक्शन 115 नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ प्री डिपोजिट इन केस ऑफ अपील टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, प्री डिपोजिट का जो प्रोविजन है ना, वो सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर है और अपीलेट ट्राइब्यूनल के बिफोर है कि इतना प्री डिपोजिट कर दो, बैलेंस पे स्टे लग जाएगा। लेकिन अगर आप आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो तो वहां पर प्री डिपोजिट का कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब आपको बैलेंस, जितनी भी लायबिलिटी है वो पूरी पे करनी पड़ेगी, फिर ही आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर पाओगे, अपील कर पाओगे। कल मान लीजिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया, उसका रिफंड मिलता है,
तो उसके रिफंड पे इंटरेस्ट का प्रोविजन 115 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 115 एप्लीकेबल है ओनली जो प्री डिपॉजिट आपने अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर कराया था या अपीलेट ट्राइब्यूनल के बिफोर कराया था, उस प्री डिपॉजिट का अगर आपको रिफंड मिलता है तो उसके रेस्पेक्ट में सेक्शन 115 बोलता है कि वो आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम की रेट से। ओके, चलिए, अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो अगर प्रिंसिपल बेंच ने ऑर्डर पास करा था तो सीधी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, और स्टेट बेंच ने ऑर्डर पास करा था तो हाई कोर्ट के अंदर क्या होगी, अपील होगी। ओके, कोर्ट हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहां अपील तभी होती है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब ये हुआ है या नहीं हुआ, इसके डिटर्मिनेशन के लिए हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। सिर्फ लॉ के डिटर्मिनेशन के लिए क्या होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है, अपील होती है। ओके, इसके बाद में सेक्शन 120 सेक्शन 120 ये हमारे इनकम टैक्स में भी है। अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस सीबीआईसी कैन फिक्स मॉनेटरी लिमिट फॉर रेगुलेटिंग अपील बाय डिपार्टमेंट। देखिए, सीबीआईसी के पास में पावर है कि डिपार्टमेंट के लिए मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर सकता है, एसएससी के लिए फिक्स नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट के लिए वो मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर सकता है कि अगर इस मॉनेटरी लिमिट से कम अमाउंट इन्वॉल्व हो तो आपको अपीलेट अथॉरिटी में अपील नहीं करनी है, या इस अमाउंट से कम अमाउंट इन्वॉल्व हो तो आपको ट्राइब्यूनल में क्या नहीं करनी है, अपील नहीं करनी है। इस अमाउंट से कम अमाउंट इन्वॉल्व हो तो आपको कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या नहीं करनी है, अपील नहीं करनी है। तो सीबीआईसी के पास में पावर है, ठीक है ना, कि ज्यादा से ज्यादा अपील ना हो। ऐसे में अपील को रेगुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट पे वो क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर सकते हैं। वो डिपार्टमेंट के लिए मॉनेटरी, एसएससी के लिए ये मॉनेटरी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, not prevent department from filing appeal in other case involving the same or similar issue in respect of same or other person for different or same financial year। यहां पर ये कह रहे हैं, मान लीजिए डिपार्टमेंट ने किसी एसएससी के केस में अपील नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वहां पर वो जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो मॉनेटरी लिमिट जो फिक्स करी थी उससे क्या था, कम अमाउंट इन्वॉल्व था, इसलिए डिपार्टमेंट ने अपील नहीं करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट उस एसएससी के केस में कोई डिफरेंट टैक्स पीरियड के लिए अपील करनी हो या अदर एसएससी के लिए सेम इश्यू पे करनी हो जहां पर अमाउंट इन्वॉल्व मॉनेटरी लिमिट से क्या हो, ज्यादा हो, वहां डिपार्टमेंट जरूर अपील कर सकता है। वहां प्रिवेंट नहीं है, वहां रुकावट नहीं है, वहां जरूर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ओके, assessee cannot argue that non-filing of appeal due to monetary restriction by department has accepted decision on disputed issue। अब यहां पर ये लास्ट पॉइंट में ये बोल रहे हैं, मान लीजिए डिपार्टमेंट ने अपील नहीं करी क्योंकि अमाउंट जो इन्वॉल्व था वो मॉनेटरी जो फिक्स लिमिट की गई है उससे कम था, तो एसएससी ये नहीं बोल सकता कि आपने अपील नहीं करी, इसका मतलब है आपने अपील नहीं करके उस चीज को क्या कर लिया, मान लिया है। ठीक है ना, आपने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया है। तो अपील नहीं करना मॉनेटरी लिमिट की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट ने क्या कर लिया हो, एडमिट कर लिया हो। ओके, जो डिपार्टमेंट हैज एक्सेप्टेड डिसीजन ऑन क्या है, डिस्प्यूटेड इशू। आप इसको ऐसा समझो, अपीलेट अथॉरिटी के अंदर डिपार्टमेंट हार गया, अपीलेट अथॉरिटी में, फिर डिपार्टमेंट ने अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मॉनेटरी लिमिट से क्या था, कम था, मॉनेटरी लिमिट से क्या था, कम था। ओके, अब सेम इश्यू मान लीजिए अदर एसएससी का केस है या सेम एसएससी का ही डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर का केस है, तो एसएससी ये नहीं कह सकता कि डिपार्टमेंट को कि आपने उस केस में अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील नहीं करी थी, इसका मतलब आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा नहीं है। अगर मॉनेटरी लिमिट की वजह से अगर फर्दर अपील नहीं करते हैं तो एसएससी ये नहीं कह सकता कि आपने उस ऑर्डर को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, और इसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्शन 116 अपीयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो जहां पर भी आपको ऑथराइज मतलब आपको प्रेजेंट होना है तो आप अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या हो सकते हो, प्रेजेंट हो सकते हो। नॉट इन केस वेयर पर्सनल अपीयरेंस फॉर एग्जामिनेशन ऑन ओथ रिक्वायर्ड। तो जहां कहीं भी जीएसटी लॉ में अगर आपको एग्जामिनेशन ऑन ओथ के लिए बुलाया जाता है तो वहां आप अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं कर सकते, वहां तो आपको खुद को अपनी पर्सनल अपीयरेंस के थ्रू ही एग्जामिनेशन ऑन ओथ करना होगा। बाकी केस में आप अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या हो सकते हो, अपीयर हो सकते हो। वो कौन कौन हो सकता है? वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, वो आपका रेगुलर एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट सीएमए या सीएस मतलब जिसके पास में सीओपी हो, प्रैक्टिसिंग वाला हो, एंड एडवोकेट हो,
ठीक है, जो एंटाइटल टू प्रैक्टिस हो इन एनी कोर्ट इन इंडिया। ओके, जीएसटी प्रैक्टिशनर के थ्रू भी आप क्या हो सकते हो, अपीयर हो सकते हो, या फिर रिटायर्ड गजेटेड कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो कम से कम 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए, तो इनमें से किसी की भी थ्रू आप क्या हो सकते हो, अपीयर हो सकते हो। लेकिन एग्जामिनेशन ऑन ओथ होना है तो वहां तो आपको पर्सनली अपीयर होना होगा। इन केस में नहीं हो सकते। अगर इनमें से कोई भी लोग क्या होते हैं, डिसमिस होते हैं, रिमूव होते हैं गवर्नमेंट सर्विस से, तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। अगर आप कन्विक्टेड हो गए हो किसी ऑफेंस के लिए तो नहीं हो सकते। फाउंड गिल्टी ऑफ क्या है, मिसकंडक्ट हो गए, या फिर आप इनसॉल्वेंट हो चुके हो तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के अपीयर नहीं हो पाओगे। ओके, क्या हो गया, मिसकंडक्ट कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गए हो, ठीक है ना, कन्विक्टेड हो गए हो किसी ऑफेंस में, या फिर गवर्नमेंट सर्विस से क्या हो गया, रिमूव डिबार हो गए हो। ओके, तो फिर उस केस में आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते हो। तो बस इतना सा ही छोटा सा एक चैप्टर था, सिंपल सा क्या था, चैप्टर था। सारे प्रोविजन क्या थे, बड़े सिंपल से थे। नोट्स उससे भी ज्यादा क्या है, सिंपल है। आप जस्ट 15 से 20 मिनट लगा के इसकी रीडिंग कर लीजिए, एग्जाम के पर्पज से ये बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।